वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं। मान्यता का अर्थ उन शर्तों या परिस्थितियों से लिया जाता है जो सिद्धांत से पहले ही निर्धारित कर ली जाती है। अर्थात ऐसी मान्यताएं, ऐसे तथ्य जो सिद्धांत की व्याख्या से पहले ही निर्धारित कर लिए गए हैं, मान लिए गए हैं, उनको मान्यता कहते हैं। अर्थशास्त्र में प्रत्येक समस्या का विश्लेषण कुछ विशिष्ट मान्यताओं के अधीन किया जाता है। ये मान्यताएं अध्ययन की जा रही आर्थिक समस्या के साथ बदलती रहती हैं, परंतु कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जो सभी प्रकार की व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में एक समान होती हैं। इन्हें मूलभूत या आधारभूत मान्यताएं कहा जाता है। मूलभूत या आर्थिक मान्यताओं की हम चर्चा करें तो इनको हमने कुछ पॉइंट में लिया है। सबसे पहली मान्यता है आर्थिक विकास की प्रगति अथवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मान्यता। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की सैद्धांतिक संरचना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला पर निर्मित की गई है। इसमें जिन आर्थिक नियमों की रचना की गई है वे इस मान्यता पर आधारित हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यम की स्वतंत्रता, उत्पादन के साधन का निजी स्वामित्व, लाभ उद्देश्य, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव तथा आर्थिक निर्णयों पर मांग पूर्ति की शक्तियों का प्रभाव पाया जाता है। दूसरा है आर्थिक इकाई का व्यवहार। किसी भी आर्थिक इकाई का विश्लेषण करते समय विश्लेषणकर्ता यह मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता व उत्पादक विवेकशील है। जो आर्थिक इकाई है वो हमारी विवेकशील है। आर्थिक विवेकशीलता का अर्थ है कि आर्थिक इकाई को अपनी रुचि या हित का पूरा ज्ञान है और वह उस क्रिया को चिन्हती है जिससे उसका उद्देश्य अधिकतम हो सके। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक विवेकशील उपभोक्ता उपभोग का निर्णय करते समय अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन करने का निर्णय करते समय अपने लाभ को अधिकतम अथवा लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। थर्ड पॉइंट है प्रौद्योगिकी की स्थिति। आर्थिक विश्लेषण में सामान्यतः संसाधनों की मात्रा तथा प्रौद्योगिकी की स्थिति को स्थिर मान लिया जाता है। यह मान्यता स्थिर अर्थव्यवस्था अथवा अगतिशील अर्थव्यवस्था पर आधारित है। स्थिर अर्थव्यवस्था में साधनों एवं प्रौद्योगिकी के परिवर्तनों का विश्लेषण करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है औसत मनुष्य। औसत मनुष्य वह मनुष्य जो समाज में रहकर कानूनी ढंग से साधारण आर्थिक क्रियाएं करता है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। अर्थात वह साधु, त्यागी, कंजूस या कोई भूखा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। तो मनुष्य है वो औसत मनुष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है संतुलन की स्थिति। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य संतुलन की अवस्था प्राप्त करना होता है। उपभोक्ता के लिए अधिकतम संतुष्टि की स्थिति और उत्पादक के लिए अधिकतम लाभ की स्थिति संतुलन की स्थिति होती है। संतुलन की स्थिति में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं होती है, अतः अंतिम उद्देश्य उपभोक्ता या उत्पादक का संतुलन की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है पूर्ण जानकारी। प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और अभिरुचियों के संबंध में पूर्ण जानकारी रखता है। पूर्ण जानकारी के फलस्वरूप ही संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जानकारी के अभाव में उपभोक्ता अपने व्यवहार को अपने अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है संस्थागत मान्यताएं। संस्थागत मान्यताओं का संबंध आर्थिक प्रणालियों तथा राजनीतिक संस्थाओं से होता है। उदाहरणतः देखें तो पूंजीवाद में आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, अर्थात जो निर्णय होता है वो कीमत संयंत्र के द्वारा लिया जाता है। तो संस्थाएं भी उसी प्रकार से क्रियाएं करती हैं। समाजवाद में आर्थिक कार्यों में सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है, तो निर्णय केंद्रीय योजना अधिकारी के द्वारा लिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में चूंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, इसलिए संस्थागत क्रियाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की विद्यमान रहती हैं। तो इस प्रकार ये कुछ मान्यताएं हैं जो व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत में आवश्यक होती हैं या इनको मान करके ही सिद्धांत की विवेचना की जा सकती है। धन्यवाद।